हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडी जीरो टू इन्फिनिटी में। इसमें हम लोग बात करेंगे आज आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। देखिए, कोई भी कंसिडरेशन हम करते हैं किसका, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का। अगर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कुछ भी हम कंसिडरेशन करेंगे तो हमें इसके लिए किसकी जरूरत होगी, केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड की, राइट। सो जब एटम कंबाइन करता है, ध्यान से देखेंगे, एटम जो है सेम मॉलिक्यूल का होगा या अनदर सेम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट या एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। अगर ये हमारा क्या होगा, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलता है। ठीक है, कंपाउंड मिलेगा, डेट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है वो हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जिसका प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होगा जो एटम कंटेन होगा। मतलब इस कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज जो होगा, इसके प्रॉपर्टीज एटम के प्रॉपर्टीज से इंटायरली डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, ये कॉम्बिनेशन है क्या, तो ये कॉम्बिनेशन है अट्रैक्टिव फोर्स। क्या है, अट्रैक्टिव। ध्यान समझेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये जो किसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो एटम के बीच में है, बिटवीन एटम, एटम्स या अमोंग एटम कह सकते हैं। और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ओके, सो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड के बारे में जानना, जैसे जो कि हमारा चैप्टर है, तो ये अलग अलग जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो इसका डेफिनेशन भी अलग अलग तरह से चेंज होता गया। तो बात करते हैं 1926। ठीक है, जब क्वांटम मैकेनिक्स आया। ठीक है, तो पूरा का पूरा डेफिनेशन केमिकल बॉन्ड का चेंज हो गया जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, और इलेक्ट्रॉन का जो हमारा डिस्कवरी हुआ था वो जे थॉमसन ने किया था 1897। सो 1897 से लेके 1916 तक बॉन्ड को डिफाइन किया गया दो तरह से। नहीं, इस ड्यूरेशन में जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कहा गया कि ये पार्टिकल नेचर है। क्या है, पार्टिकल नेचर है। क्योंकि इसके बाद जब डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे तो ये भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर है। तो 1916 में दो तरह के बॉन्ड का क्या हुआ, कॉन्सेप्ट आया। एक आया आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट और दूसरा आया कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। ओके, सो आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है ये दिया गया किसके द्वारा, ये दिया गया हमारा वॉल्टर कौशल, या हम सीधा लिखते हैं कौशल के द्वारा। याद रखना है थोड़ा सा, ये कौशल के द्वारा दिया गया, जो कि जर्मनी के थे। और कोवैलेंट बॉन्ड का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया जी.एन. लेविस के द्वारा। ठीक है, ओके, ये भी 1960 में, ये दोनों 1960 में डिफिनेशन दिया गया। अब बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, इस दोनों बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है कुछ बातों पे डिपेंड करता है। मतलब कुछ सोच के, मतलब कुछ जो हमारा यहाँ पे ये कहना है कि वो कौन कौन से आइडियाज हैं जिस पे बेस्ड ये दोनों बॉन्ड जो है डिफाइन किया गया है। तो देखिए, पहला जो आइडिया है जो दोनों ने फॉलो किया कि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये पहला आइडिया था जिस पे बेस्ड इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को दिया। ठीक है, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल में अरेंज हो रहा है, घूम रहा है। दूसरा आइडिया क्या था इसका, जो बॉन्ड है किस चीज पे बेस्ड है, तो दूसरा आइडिया क्या था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में कितना हो सकता है, ईच सेल, यहाँ पे उस वक्त ऑर्बिटल की कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ईच सेल कितना हो सकता है, दो हो सकता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। सो ईच सेल, जैसे सेल की बात करें तो 1 2 3, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में कितना हो सकता है, दो हो सकता है।
दूसरे सेल में कितना हो सकता है, जैसे ये फर्स्ट सेल है इसमें 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरे सेल में 8 हो सकता है, तीसरे सेल में दैट इज कितना हो सकता है 18 हो सकता है, जो कि हम लोगों ने पहले 2n² के हिसाब से हम लोगों ने डिफाइन किया था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल इज 2n²। ओके, और क्योंकि अगर ये मैक्सिमम आ जाता है इलेक्ट्रॉन तो ये क्या है, इसका स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड इसी टेंडेंसी से अराइज होता है कि ये अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करे, दैट इज इसको हम लोग ड्यूएट कहेंगे, या फिर अगर दो है फुलफिल हो जाता है, दो आइटम आ जाता है पूरा तो उसे हम ड्यूएट कहेंगे, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे ऑक्टेट कहेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले किया था तो यहाँ पे हमने देखा था कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होगा, कि जब जो सेल है वो पूरा का पूरा फिलअप हो जाए। ठीक है, तो इन बातों पे को बेस मान के आयनिक बॉन्ड को डिफाइन किया गया। ठीक है, सो आयनिक बॉन्ड में अगर हम बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है, तो आयनिक बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसके बीच होता है, तो ये होता है केटायन के बीच, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। पहले आयंस लिख लेते हैं, आयंस के हिसाब से ही आयनिक बॉन्ड हुआ, और ये जो आयन है ये दो तरह के होते हैं, दैट इज केटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, और एनायन जो कि निगेटिवली चार्ज होगा। तो आयन कैसे बनेगा, तो आयन बनेगा एटम से। तो क्या होगा जो एटम से केटायन बनेगा, केटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है एक्सेस होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन को निकाला नहीं जा सकता, बट इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो ये अगर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एटम को तो ये निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसी तरह एनायंस क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज इन एक्सेस, कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, एक्सेस एज कंपेयर्ड टू नंबर ऑफ प्रोटोन। ओके, अब ये चीज समझना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट कैसे किया। तो देखिए केटायन और एनायन हमें समझ में आ गया। तो जब कोई भी एलिमेंट कोई केटायन या एनायन बनता है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे। इसमें पीरियोडिक टेबल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आयनिक फॉर्म बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में है वो टिपिकली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे हमने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल फिर से ले लेते हैं समझने के लिए, यहाँ पे हम लोगों ने लिया था, ये रहा पीरियोडिक टेबल। तो देखिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं जिससे कि सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं इसको, यस। सो जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, ओके, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। तो ये जो है मेटल है, क्या है, मेटल है। ये टिपिकली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। कब लूज करेगा, जब इसको एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जैसे कि हम बात करें इसमें हम लोग क्या बात कर सकते हैं, ये तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये हमारा क्या है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। तो राइट हैंड साइड में जैसे कि हमारा क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, राइट हैंड साइड में ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो एक बार इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा और एक बार पहले इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा और इलेक्ट्रॉन को फिर गेन किया जाएगा। तो इस केस में जैसे ही दोनों का क्या होगा कि ऑक्टेट या डुएट पूरा होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो आयंस के बीच में मतलब वो जो आयंस बनेगा वो स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबिलिटी के कारण दोनों आयन के बीच में हमारा कौन सा फोर्स लगेगा,
कुलम्बिक फोर्स लगेगा, ठीक है, कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो कि बहुत ही क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, और यही फोर्स हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो समझते हैं पहले क्यों कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो देखिए, मेटल जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, जैसे लिथियम, तो ध्यान से देखेंगे कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सोडियम न्यूक्लियस का, और यहाँ पे हम बात करते हैं, सपोज ले लेते हैं यहाँ पे कौन सा, सोडियम का ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल रहेगा, सोडियम का ले लेते हैं। अब यहाँ पे सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में जैसे फर्स्ट सेल ये हुआ, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक दो, ठीक है। दूसरा सेल में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 8 हो गया, 8 2 10। तीसरे सेल में क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस में हमारे पास कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब है कि ये जो 11 प्रोटॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, नाउ अगर हम जैसे लिथियम से आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड, जैसे लिथियम के बाद हमारा सॉरी सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है। चलिए, तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम के बारे में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ जाएगा मैग्नीशियम में, लेकिन प्रोटॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। ध्यान से देखेंगे, अब ये 12 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर एल्युमिनियम की बात करें, तो एल्युमिनियम में फिर प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 13। अब ये 13 प्रोटॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अंदर की ओर। अगर हम बात करें कार्बन, कार्बन जो है कितना हो गया, 14, और 14 कार्बन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन में कितना होता है, 17, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोलम्बिक फोर्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर आर स्क्वायर। और इस फोर्स के अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि Q1 मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन और Q2 हमारा प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, और ये R क्या है, फिक्स रेडियस है, तो इस इलेक्ट्रॉन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण रेडियस भी, जैसे जैसे ये अपनी तरफ खींचेगा, रेडियस भी क्या होगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबसे वीकली अट्रैक्टिव कब होगा, लिथियम के केस में या सोडियम के केस में। अगर हम बात करें कि जब सोडियम के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसे वीकली अट्रैक्ट होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा, ओके। और क्लोरीन के केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। तो इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दोनों केस में अलग अलग होगा। मतलब, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड के पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है वो मेटल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली वे से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन जो ये जो है नॉन मेटल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आराम से वो अपने पास तरफ खींच सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि चलो जी, सोडियम है, सोडियम में यहाँ पे न्यूक्लियस है, और यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो सेल में रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकलेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर इसलिए निकलेगा कि अगर सोडियम को हम लोग गैसियस स्टेट में लाते हैं, गैसियस स्टेट में लाते हैं, और गैसियस स्टेट में लाने के बाद ध्यान रखना है कि अगर अब हीट प्रोवाइड करते हैं, तो एनर्जी एक्सेस होने के कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर निकल जाएगा, और सोडियम आयन गैसियस फॉर्म में बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो जब ये सोडियम गैसियस स्टेट में था, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो था 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ओके, 3s1। और सोडियम आयन का गैसियस स्टेट में जब एनर्जी प्रोवाइड किया, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 में निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2p6 में हम देखते हैं कि ये जो ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पूरा फुल है, ऑक्टेट पूरा हो गया, तो सोडियम आयन ऑक्टेट के फॉर्म में आ गया, ये ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है
कि हमने एक एटम को हीट किया, सपोज एक एटम को, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड किया गया। अब ऐसा ये नहीं है कि एनर्जी एक एटम को प्रोवाइड किया जाएगा, मोल में, नंबर ऑफ मोल में प्रोवाइड किया जाएगा। सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं मेटल में, जिसके कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए, और इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है। और ये आयोनाइजेशन एनर्जी हर एक एटम के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि इस एनर्जी को प्रोवाइड, उतना ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जितना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सहन कर सके। ठीक है, जैसे जैसे राइट हैंड साइड बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो सोडियम के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, और अगर हम बात करें सोडियम के बाद क्लोरीन के केस में, तो क्लोरीन तो आयोनाइज नहीं करेगा। अगर हम बात करें मैग्नीशियम के केस में, तो मैग्नीशियम के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम के केस में और ज़्यादा होगा। सो अमाउंट नीडेड टू एनी एटम टू डिसलॉज वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मोल में बात करें एक मोल में, तो ये लगभग लगभग जो है 496 किलो जूल पर मोल के बराबर होगा सोडियम के केस में, डेट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे सोडियम आयन बन गया। अब इस प्रोसेस में क्या दिया गया, हीट को प्रोवाइड किया गया। तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, उसे हम कहते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस। ध्यान रखना ये सारे के सारे वर्ड आएंगे। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब, तो कोई भी प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे जो इंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एनर्जी जो है रिक्वायर्ड टू फॉर्म आयन इज इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं सोडियम के बाद क्लोरीन का। अब देखिए क्लोरीन क्या है, Cl। इसमें एक न्यूक्लियस यहाँ है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो गैसियस स्टेट में क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर इस कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, और लेने के बाद ये गैसियस स्टेट में, ध्यान रखना ये सारा आयोनाइजेशन एनर्जी गैसियस स्टेट में ही डिफाइन होता है, गैसियस आयन बनाएगा, क्लोराइड आयन बनाएगा। ठीक है, और इसमें जो है एनर्जी रिलीज होगा, प्लस एनर्जी रिलीज होगा। सो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। अब एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस को, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज करे, इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब जो एनर्जी चेंज हुआ एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है, तो इसे हम कहते हैं, जितना एनर्जी चेंज होना चाहिए, जितना एनर्जी निकलेगा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन में आके आता है, ऐड हो जाता है और क्लोराइड आयन बनाता है, तो जितना एनर्जी निकलेगा डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये लगभग क्लोरीन के केस में -83.4 किलो कैलोरी, इसमें भी हमने किलो कैलोरी के हिसाब में, किलो जूल के हिसाब से किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग किलो जूल में ही लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, इतना किलो कैलोरी पर मोल होता है, और किलो जूल में अगर बात करें तो -349 किलो जूल पर मोल होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है निगेटिव में होता है। तो नेट 1 मोल सोडियम को सोडियम आयन में बनने के लिए, ठीक है गैसियस फॉर्म है, बनने के लिए हीट चाहिए, और इसके लिए टोटल इंडोथर्मिक प्रोसेस में जो हीट है वो हमारा कितना है, 496 किलो जूल पर मोल, 496 किलो जूल पर मोल। और क्लोराइड को इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है गैसियस स्टेट में क्लोराइड आयन बनाने के लिए नेट हीट की जरूरत जो है वो है -349 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये पर मोल। सो अगर ये दोनों जो प्रोसेस है एक साथ हो, तो हमारे पास क्या बनेगा, Na, ठीक है,
प्रोसेस में हमारा क्या आ जाएगा, Na+, ध्यान से देखेंगे, Na+ और Cl- बन जाएगा, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर एक केटायन और एक एनायन बन जाएगा, और इस प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी हमारा चेंज होगा, डेट इज यहाँ पे इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, Na गैसियस प्लस Cl गैसियस, यहाँ सोडियम एटम और क्लोराइड एटम है, सो दिस इज Na+ और Cl-, और इस केस में जो टोटल डेल्टा H है, इसको हीट ऑफ एंथैल्पी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम जाके। सो दिस इज 147 किलो जूल पर मोल। कहने का मतलब कि ओवरऑल प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। लेकिन जो NaCl का फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन क्या है, एक्सोथर्मिक होता है, ये स्टेबल होता है और एक्सोथर्मिक होता है। तो बाकी एनर्जी कहाँ से निकला, तो ध्यान में रखना है कि जब ये दोनों अलग अलग बना, ठीक है, Na+ और Cl-, तो इंथाल्पी के कारण ये 147 का डेल्टा H आया टोटल। लेकिन जब ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा, कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण, या फिर हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, एनर्जी फिर से इवॉल्व होगी, एनर्जी फिर से इवॉल्व होगी, और ये जो एनर्जी निकलेगा ये एक्सीड कर जाता है 500 किलो जूल पर मोल से। मतलब a large amount of energy is released when Na+ और Cl- attract to each other। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के कारण जो एनर्जी रिलीज होगा, तो ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी में आ जाएगा, स्टेबिलिटी में आ जाएगा। तो दो तरह का स्टेबिलिटी होगा, एक Na+ का स्टेबिलिटी होगा ऑक्टेट का, एक Cl- का ऑक्टेट की स्टेबिलिटी हो गया, और ओवरऑल दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका स्टेबिलिटी इसमें आ गया, और इसके कारण NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारा का सारा सिर्फ इतना नहीं कहेंगे आयनिक बॉन्ड में कि एक इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे में चला गया, नहीं, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है क्यों ऐसा होता है, ठीक है, इसका एनर्जी चेंज क्या है, और साथ में ये है कि कोई एटम क्यों एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, या कोई एटम क्यों इलेक्ट्रॉन को अपने में मतलब एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है बेस्ड होता है किस पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आयोनाइजेशन एनर्जी, और क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये सारा का सारा डेफिनेशन आपको समझ में इसको समझना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा टेक्स्ट में चलते हैं जिससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, सो ये है आयनिक बॉन्ड। ओके, so ionic bond क्या था, atom combine with one another to give compound having properties different from the atom they contain। attractive force between the atom in a compound is chemical bond। ये ये चीज हमने एक्सप्लेन किया। इसमें वन टाइप क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। इसके अलावा बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है जिसको हम आयंस कहते हैं। दो तरह के होते हैं आयंस, केटायन और एनायन। अब यहाँ पे किस तरह से सोडियम जो है, सोडियम आयन बनता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, यहाँ पे है आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ठीक है, और ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम 1.3, प्रॉब्लम 1.4 और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।